साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों 12 अक्टूबर 2022 डिफेंस के लिए एक सुनहरा दिन। माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट ने विजिलेंस की कार्यप्रणाली पर स्ट्राइक किया और इसके साथ साथ अक्यूज को सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(d), सेक्शन 13(2) PC एक्ट से बरी करने के आदेश भी दिए। साथियों, जो लोग लड़ते हैं वो सक्सेस भी होते हैं और जो लोग नहीं लड़ते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सब लड़ रहे हैं, फिर हम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। सक्सेस दो तरीके से मिलती है, एक तो होती है स्ट्रेटेजिकल और दूसरी होती है अनप्लान्ड। अगर आप स्ट्रेटेजी बना के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप जीतेंगे, पर यदि आप प्लान नहीं है लड़ना कैसे और किन बिंदुओं को रेस करना है तो आप सफल नहीं हो सकते। चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे ACD का मामला हो। साथियों, जो ये मामला है जिसमें अक्यूज ने न केवल जीत दर्ज कराई अपितु कई बिंदु भी हेल्ड किए गए जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। जिसमें से प्रमुख 4 बिंदु जो हैं उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और TLO एंटी करप्शन मैटर में एक नहीं हो सकता और इस पॉइंट को फैटल माना है ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला करते हुए। दूसरी बात, डिमांड प्रूव करनी होगी। अगर डिमांड इनकंसिस्टेंट है और डिमांड को बाय सपोर्टिंग एविडेंस प्रूव नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर PC एक्ट में किसी भी रूप में कन्विक्शन नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेंस या रिकवरी ऑफ मनी जो है इट शुड बी वॉलेंट्री। अगर वॉलेंट्री नहीं है, उसकी इच्छा से नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में अक्यूज को दोष सिद्ध नहीं कर सकते। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, प्रिजम्पशन रूटीन मैनर में ड्रॉ नहीं किया जाएगा। साथियों, प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ किया जाएगा कि जब प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे कि अक्यूज के द्वारा विलफुल डिमांड की गई है और विलफुल एक्सेप्टेंस किया गया है। तो इसलिए ये निर्णय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्णय हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये बताने वाला है कि अक्यूज की सक्सेस स्टोरी क्या रही इस केस में, कैसे वो केस जीता एंटी करप्शन का। तो साथियों, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। साथियों, इस मामले में सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(d) PC एक्ट के तहत एक FIR दर्ज हुई थी। अब कंटेंशंस क्या थे उसको हमें समझना होगा। कंटेंशंस चूँकि इंग्लिश में है, पहले मैं रीड करूँगा इंग्लिश में, फिर उसको मैं साथ साथ जो है समझाऊँगा हिंदी के अंदर भी। द प्रोसिक्यूशन केस इज दैट अ पर्सन नेम्ड एज सो एंड सो हैड लॉज्ड अ रिपोर्ट to the vigilance that the objection has been raised regarding the undervaluation concerning his deed, and to remove the objection the concerned accused has demanded the bribe amount, and under apprehension of undervaluation and further obstruction of the work the bribe amount is agreed to be given to the concerned accused। तो मामला क्या है नटशेल में, ये हम समझते हैं कि कंसर्न अक्यूज के पास जो कंसर्न परिवादी उसका काम जो है लंबित था, ऐसा उसका कहना है। और कंसर्न सेल डीड के एग्जीक्यूशन में एक आपत्ति आ गई क्योंकि उसको यह लगा कि जो कंसर्न सेल डीड है वो तभी एग्जीक्यूट हो पाएगी जब प्रॉपर उसको वैल्यूएट किया जाए। चूँकि कंसर्न सेल डीड जो है अंडर वैल्यूएशन थी, जिस पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्शन ना आए, जिसके लिए उसने संपर्क किया अक्यूज से। अक्यूज ने कहा कि मैं ये ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दूंगा पर इसके लिए आपको अमाउंट देना होगा। चूँकि कंसर्न परिवादी को ये डर था कि इस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, जिस कारण डर के मारे उसने वो अमाउंट देने के लिए राजी हो गया और अंतोगत्वा उसने विजिलेंस को ये मैटर रिपोर्ट भी कर दिया। अब साथियों, यहीं पर एक क्रैकिंग पॉइंट दिखाई देता है। अगर परिवादी जेन्युइन है तो वो रुपये दे क्यों रहा है, और अगर रुपये दे रहा है तो वो रिपोर्ट करने क्यों जा रहा है। तो इससे ये इंडिकेटिव है कि उसने एक प्लान मैनर में जो है काम किया है। उसका प्राइम टारगेट क्या है कि रिपोर्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ACB या विजिलेंस को लगे कि अक्यूज जो है पैसे मांग रहा है और अंतोगत्वा उसके अनुसरण में अक्यूज को ट्रैप कराया जाए और उसके बाद उसे एक्सटॉर्ट किया जाए। तो अपेरेंटली जब ये रिपोर्ट अपन देख रहे हैं तो हमें इंसेप्शन से ही मामला डाउटफुल दिखाई देता है। साथियों, इस रिपोर्ट पर विजिलेंस ने जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी और मामला जो है दर्ज किया सेक्शन 7 PC एक्ट का, और अंतोगत्वा अक्यूज को जो है अरेस्ट किया गया रंगे हाथों और सेक्शन 13(1)(d) को भी इसमें एड ऑन किया गया। अल्टीमेटली ट्रायल चली और ट्रायल ने यह माना कि अक्यूज ने यद्यपि ऑफेंस तो कमिट किया है पर चूंकि इस मामले में IO और TLO एक ही थे। IO मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और TLO मीन्स ट्रैप प्लेइंग अथॉरिटी। चूंकि ये एक ही थे, जिस
कारण अक्यूज को परजुरी हुई है, जिस कारण ये कहा जा सकता है कि ट्रैप में जो है मैनिपुलेशंस किए गए होंगे और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है एक्विट किया गया। साथियों, जिसके अगेंस्ट जो है विजिलेंस ऑनरेबल हाईकोर्ट में गई और विजिलेंस का यह कहना यह है कि हमारे जो गवाह हैं वो अपराध की पुष्टि करते हैं, इवन डॉक्यूमेंट भी पुष्टि करते हैं, पर चूंकि आईओ और टीएलओ सेम थे जैसा कोर्ट ने माना। साथियों, प्रोसिक्यूशन या विजिलेंस के द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपील की गई। उनका ये कहना है कि कोर्ट ने गलत रूप से अक्यूज को बरी किया है। हमारे पास सक्षम डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस थी जिसमें यह स्पष्ट था कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है और ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को माना है। पर चूंकि आईओ और टीएलओ सेम थे, अगर वो सेम है भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए और अंतोगत्वा हमें न्याय दिया जाए और अक्यूज को जो है वो कन्विक्ट किया जाए। साथियों, अक्यूज की ओर से तर्क रहा कि किसी भी रूप में अपराध को जो है प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। ना डिमांड प्रूव हुआ है, ना ही एक्सेप्टेंस प्रूव हुआ है, ना ही पेंडेंसी प्रूव हुआ है, ना ही रिकवरी प्रूव हुआ है। हर जगह मैनिपुलेशंस हैं और गवाहों के बयानों में जो है इनकन्सिस्टेंसी है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समस्त गवाहन और उनके दस्तावेज किसी भी रूप में अपराध की पुष्टि नहीं करते हैं। साथियों, कोर्ट ने जो है दो बातों को बड़ा गंभीर माना इस केस के अंदर, वो आपको मैं जो है रीड आउट कर रहा हूँ। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके केस के लिए भी। अगर आपके केस में ऐसी स्थितियाँ हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। कोर्ट का ये कहना है, द एविडेंस ऑफ कंसर्न कंप्लेनेंट इज इनकंसिस्टेंट एज मेंशन्ड इन द FIR. The primary key is that the initial demand made by the concerned accused is of rupees 2,200, not rupees 4,000 as mentioned in the evidence. In his evidence, he has mentioned that the bribe amount was settled, wherein in the FIR it is mentioned that it is settled as 1,200. In the FIR, it is mentioned that he met the concerned accused in the office of sub-registrar and told him that he would arrange the remaining amount, that is 500, and give the same to him on a particular date. The balance amount rupees 500 would be paid within 5 days thereafter for taking the sale date, but no such statement has been made by him in his statement before the court. तो कोर्ट ने क्या माना कि जो परिवादी के बयान है इसमें गंभीर विरोधाभास है। एक तरफ तो वो कहता है कि जो अमाउंट सेटल्ड हुआ है वो तो है 2,200 रुपये, फिर वो कहता है FIR में कि जो अमाउंट सेटल्ड हुआ है वो हुआ है 1,200 रुपये। फिर वो एक बात नहीं लेके आता है कि मैंने कंसर्न अक्यूज से कहा था कि मेरा काम करवा दो और 500 रुपये जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये समस्त बातें जो हैं उसने कोर्ट में मिस आउट करी और जो कोर्ट में उसके बयान थे वो विरोधाभासी स्थिति में थे। साथ ही उसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि कई बार ये कंसर्न अक्यूज से मिला, उससे अप्रोच हुआ, उसका भाई भी मिला और कई बार इनके बीच जो है बातचीतें हुई हैं, बट सारे के सारे इवेंट जो है वो मिसिंग है कंसर्न कंप्लेंट के अंदर। और ऐसा ही होता है कि जब परिवादी ACP पास पहुंचता है तो सिंपल दो बातें लिखता है वो कि मैं कंसर्न जो है अक्यूज से मिला, मेरा काम जो है पेंडिंग है और मेरे काम के पैसे मांग रहा है और मुझे तंग कर रहा है, इसको ट्रैप आउट किया जाए। बट ट्रैप से पहले के इवेंट्स क्या क्या हुए, वो कब कब मिले, कहाँ मिले, कैसे कैसे मिले, उनके साथ में उस समय कौन कौन था, किसने उन बातों को देखा, अगर ये बातें नहीं लिखी हुई हैं जो कि मटेरियल एस्पेक्ट हैं तो केस जो है वो डाउटफुल हो जाता है और उस पर्सपेक्टिव में उसका फ़ायदा डिफेंस को मिलना चाहिए। साथियों, सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए कोर्ट ने माना कि जो भी एविडेंस फाइल पर है वो इनकंसिस्टेंट है और चूंकि उनके बयानों में विरोधाभास है जिस कारण केस में एक डाउट क्रिएट होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवाह के बयान में जो है विरोधाभास है तो उस स्थिति में गवाह जो है अनस्टेबल हो जाता है एंड इट कुड नॉट मेक अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन अंडर द PC एक्ट। इसके अलावा कई कानून थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट ने एविडेंस को स्क्रूटनाइज करते हुए मेरिट्स पे माना कि कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता है, जिस कारण कोर्ट ने जो एक्विटल का आदेश था उसको अपील किया। तो साथियों, हमें घबराने का नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए भी है क्योंकि जब कंसर्न परिवादी कंसर्न ACB के पास पहुंचता है या विजिलेंस के पास पहुंचता है तो वो मटेरियल फैक्ट को कंसील करता है और ACB जानबूझकर उन फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिपोर्ट। उस रिपोर्ट से पहले क्या क्या हुआ, वो कब गया, कहाँ गया, कैसे कैसे गया, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। एंड में एक बात कहना चाहूँगा कि सेक्शन 8 PC एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अक्यूज के द्वारा रिश्वत मांगी गई है और आपकी देने की इच्छा नहीं है तो आप इस मैटर को 7 दिवस के भीतर ACB को रिपोर्ट करें। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि महीनों तक, कई बार लंबे टाइम तक जो है मैटर रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस बिंदु पर यदि इन्वेस्टिगेशन होगा, ये बिंदु निकल के आएंगे तो निश्चित तौर पर मालूम पड़ेगा
कि लगातार परिवादी होमवर्क कर रहा था हमें फंसाने के लिए। तो कुल मिला के छोटी बात पे ध्यान दें और इन बातों का अनुसरण करते हुए अपनी प्लीडिंग्स या अपने आर्गूमेंट जो है तैयार करें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे, घबराने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। भाई डरना नहीं है, केवल हमें क्लेवर प्रैक्टिस करनी है। हम प्लान्ड मैनर में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है सफल हो जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।